नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए बाल विकास की सुपर 30 सीरीज के साथ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि सभी को मालूम भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी ज्यादा प्रश्न हमारी यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से हमारी तैयारी का भी पता चलता है। और इसके बाद जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और हमने 90 प्रश्न हल कर लिए थे और इसके बाद 91 से हम शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है आज की वीडियो का, देखते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ठीक है ना, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो साथियों, हमने आपको बताया था कि थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। कितने? 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। ठीक है ना, 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ या द्वितीय नियम, जिसे द्वितीयक नियम कहते हैं, तो ये दिए हुए थे, है ना। ये तो सभी को मालूम ही होगा, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, है ना। तो इसमें जो पहला विकल्प है क्या है, अभ्यास का नियम। ठीक है, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम, और चौथा है अभिवृत्ति का नियम। ठीक है ना। तो साथियों, जो मुख्य नियम थे वो हम आपको बताए दे रहे हैं इधर, इसी से आपको पता चल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो जो मुख्य नियम में पहला नियम था वो क्या था? अभ्यास का नियम। क्या था साथियों? अभ्यास का नियम। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम था प्रभाव का नियम। क्या था? दूसरा नियम था प्रभाव का नियम। और अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम था तत्परता का नियम। क्या था? तत्परता का नियम। तो इस तरीके से साथियों, ये जो 3 मुख्य नियम थे, तो ये 3 मुख्य नियम दिए थार्नडाइक ने। और अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या कह रहा है? नहीं है कह रहा है प्रश्न में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। और 5 जो गौड़ नियम दिए थे, तो अगर हम उसकी बात करें तो एक एक शब्द हम उनका भी लिखे दे रहे हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। जो सबसे पहला नियम था वो था मनोवृत्ति का नियम। क्या था? मनोवृत्ति का नियम। जो दूसरा नियम था वो था बहु अनुक्रिया का नियम। क्या था? बहु बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, जो दूसरा नियम था ये बहु अनुक्रिया का नियम था। और तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम था आंशिक क्रिया का। क्या था? आंशिक क्रिया। ठीक है। और चौथा नियम साथियों था आत्मीकरण। किसका था? चौथा नियम था आत्मीकरण का। और जो पांचवा नियम था, पांचवें नियम की बात करेंगे तो साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या था? साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 गौड़ नियम थे और 3 ये मुख्य नियम थे। तो इस तरीके से साथियों, हमने आपको थार्नडाइक के जो नियम थे अधिगम के वो हमने बताए। उम्मीद है सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की बात करें अगर हम, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, तो आपको पता है कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये दिया था। ठीक है, और किस पर? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। हम सब आपको बता चुके हैं, ये सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो विकल्प देखते हैं, अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सूझ द्वारा। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सूझ द्वारा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 93 नंबर, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन से हैं? ठीक है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? विकल्प है नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे और ग्लॉसर फ्लेड। ठीक है ना। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा इसका सही उत्तर। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या बताया है, समाज के बारे में ही बताया। ठीक है, समाज के बारे में बताया है, समाज के बारे में बताया है। ठीक है ना। और इनका क्या मानना है कि बालक का विकास क्या होता है, इनका मानना है बालक का विकास कैसे होता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, इन्होंने ये बताया है। मतलब ये है कि बालक का विकास कैसे होता है, समाज के द्वारा होता है, तो आपको ये याद रखना है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 94 नंबर, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। इधर से देखेंगे, ए विकल्प है संचयी होना, बी विकल्प है दिशात्मक होना, सी विकल्प है विशिष्ट होना और डी विकल्प है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो साथियों ये अगर हम देखें, संचयी होना, दिशात्मक होना और विशिष्ट होना, ये सभी क्या है, विकास की विशेषताएं हैं। क्या है, विकास की विशेषताएं हैं। और इसमें जो एक लास्ट विकल्प है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये विकास की विशेषता नहीं है। और प्रश्न में भी हमें यही पूछा गया है कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। हमें प्रश्न को साथियों बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, तभी हम इसका सही उत्तर बता पाएंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हेरिडेटरी जीनियस के पुस्तक, हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखते हैं, पहला विकल्प क्या है, हरलॉक, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है रॉस। ठीक है ना। तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के जो लेखक हैं वो क्या हो जाएंगे, गाल्टन। क्या है, गाल्टन हो जाएंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और अगर हम, इन्होंने क्या बताया, वैयक्तिक भिन्नता जो है उनके बारे में बताया इस पुस्तक में। किसके बारे में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में इस पुस्तक में बताया। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो क्या होता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो हमने आपको बताया भी है कि ब्लूम ने जो सीखने के उद्देश्य हैं 3 प्रकार में बांटे हैं। सबसे पहला क्या है, संज्ञानात्मक। ठीक है, 3 प्रकार में बांटे हैं, जिसमें सबसे पहले की बात करें तो संज्ञानात्मक। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है भावात्मक। क्या है, भावात्मक। और अगर हम तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक। क्या है, क्रियात्मक, है ना। ये 3 उद्देश्य बातें हैं। और संज्ञानात्मक में जैसा हमने आपको बताया भी था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, है ना, और ज्ञान, बोध, प्रयोग बताया था। तो अगर है हम सबसे पहले स्तर की बात करें ज्ञान, तो ये सबसे क्या होता है, न्यूनतम स्तर होता है। और इसके बाद जो मूल्यांकन होता है ये सबसे उच्च स्तर होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही पूछा है न्यूनतम स्तर कौन सा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा साथियों इसका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। तो ये आपको याद रखना है कि ज्ञान इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न साथियों कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम सोपान है वो क्या है। तो हमने आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया है सब कुछ। तो सूक्ष्म शिक्षण में विकल्प देखते हैं, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि और पुनः शिक्षण, है ना। तो अंतिम सोपान की अगर हम बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, पाठ योजना, है ना, या योजना बनाना। ठीक, इसके बाद बताया था प्रतिपुष्टि, है ना, सॉरी, इसके बाद बताया था शिक्षण, इसके बाद बताया था शिक्षण, है ना, योजना बनाएंगे फिर शिक्षण करेंगे, फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि करेंगे उसकी, फिर इसके बाद चौथे में पुनः योजना, फिर 5वें में पुनः शिक्षण, है ना, और 6वें में पुनः प्रतिपुष्टि। तो अंतिम सोपान क्या हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा।
उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? ठीक है ना। तो अगर हम इस प्रश्न के विकल्पों को देखें तो पहला है श्रेणीकरण, दूसरा है विचार प्रवाह, तीसरा है अंक गणितीय तर्क, चौथा है एक समाधान। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अपसारी चिंतन में जो आवश्यक चीज होती है वो क्या होती है? विचार प्रवाह होती है। क्या होती है? विचार प्रवाह होती है। और क्यों होती है? जब हम किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, उसके बारे में सोचता है कि हम किस प्रकार समस्या का समाधान करें। ठीक है ना। और जब हम समस्या का समाधान के विषय में सोचते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है। और अपसारी चिंतन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सामान्य सोच से अलग सोच। क्या होता है? सामान्य सोच से अलग सोच पैदा करना ही अपसारी चिंतन है। इसमें विचार प्रवाह होता है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में सभी को आई होगी। मतलब अगर हम इसे साधारण शब्दों में लिखें तो सामान्य सोच से अलग सोच पैदा करना, सामान्य सोच से अलग सोच पैदा करना क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। और इसका जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? विचार प्रवाह है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मानसिक उद्वेलन विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? विकल्प है जॉन डीवी, ऑसबॉर्न, हरलॉक और आशुएल। ये चार विकल्प हैं। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा आपको देखना है, फिर हम इसके बाद हम बता रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी विकल्प हो जाएगा ऑसबॉर्न। ठीक है। तो मानसिक उद्वेलन विधि, जैसा कि नाम ही है, उद्वेलन का मतलब क्या होता है? उथल पुथल। क्या होता है? उथल पुथल पैदा करना, है ना। उथल पुथल पैदा करना। तो ऑसबॉर्न क्या बताते हैं कि इसमें एक ऐसी समस्या रखी जाती है। ठीक है। क्या ऐसी समस्या रखते हैं? ऐसी समस्या रखते हैं इसमें जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या हो? उथल पुथल पैदा हो जाए। मस्तिष्क में उथल पुथल हो। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और जब ये उथल पुथल पैदा होगी तो इसी से क्या होगा? मनुष्य नई चीज सोचेगा। ठीक है। समस्या समाधान करने का नया तरीका सोचेगा। तो इससे क्या होता है? जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वो सक्रिय रहता है। क्या रहता है? व्यक्ति का मस्तिष्क सक्रिय रहता है। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। और एक चीज और होती है, इसमें बालक को क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से साथियों क्या हो जाएगा? मानसिक जो उद्वेलन विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? ऑसबॉर्न है। और इसमें क्या है ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है ना। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है। तो मतलब टेट परीक्षण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेट परीक्षण की बात हो रही है। तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा। विकल्प है सी डी मॉर्गन, एच ए मोरे, ए और बी दोनों, जे एल मोरेनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया था? किसने किसने? सी डी मॉर्गन और एच ए मोरे ने जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, टेट परीक्षण, इसके बारे में बताया था। और इसमें क्या बताया था? इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 10 चित्र महिलाओं के। ठीक है। 10 चित्र किसके? फीमेल के। 10 चित्र मेल के
और 10 चित्र दोनों के। ठीक है, इस तरीके से 30 चित्र होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक कार्ड सादा होता है। जो एक कार्ड बचा, तो एक कार्ड क्या होता है, सादा होता है, मतलब खाली होता है एक कार्ड। तो इस तरीके से जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अंतिम 10 चित्रों का ही प्रयोग करते हैं इसमें। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। टेट परीक्षण किसने दिया, मॉर्गन और मुर्रे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो इधर साथियों ये सृजनात्मक की जगह हमें कर देना सृजनात्मक। क्या है, सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था कहलाती है। तो विकल्प क्या है, आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन और संशोधन। ठीक है, तो अगर हम साथियों सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, तैयारी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आयोजन। क्या कहते हैं, तैयारी, या इसी को हम क्या कहते हैं, आयोजन। और दूसरी होती है उद्भवन। ठीक है, दूसरी क्या होती है, उद्भवन। तीसरी क्या होती है, प्रकाशन, या इसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। और चौथे को हम कहते हैं सत्यापन या मूल्यांकन, है ना। अंग्रेजी में अगर इसकी बात करेंगे तो प्रिपरेशन, है ना, इनक्यूबेशन, उद्भवन का मतलब हो जाएगा इल्यूमिनेशन, प्रकाशन या अंतर्दृष्टि का मतलब हो जाएगा और वेरिफिकेशन या इवेल्युएशन। ये इस तरीके से 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए विकल्प, आयोजन। क्या हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या होती है, आयोजन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये हमने आपको बताया भी है। और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपको देखना है। पहले विकल्प बता देते हैं, थार्डाइक, गेस्टाल्ट, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो अगर हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा ना, कई बार हमने बताया है। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प। थार्डाइक ने क्या दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। और किस पुस्तक में इन्होंने दिया था, अपनी शिक्षा मनोविज्ञान। किस पुस्तक में साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में दिया था। और दिया कब था, 1913 में। तो ये आपको याद रखना है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इसमें इन्होंने क्या बताया था, मुख्य नियम बताए थे। क्या बताए थे, 3 मुख्य नियम, जो कि मैंने आपको ऊपर बताए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक और उपर्युक्त सभी। तो साथियों ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और आपको हम बता भी चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब ये जो तीनों कारक इसमें दिए हुए हैं, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था साथियों। विकल्प है पियाजे, और दूसरा है ब्रूनर, और तीसरा है गार्डनर, और चौथा है व्योगोत्स्की या वाइगोत्स्की, जिसे हम कहते हैं। तो अब आपको ये बताना है, हम इसके बाद आपको इसका उत्तर बताएंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है ना। तो उम्मीद है सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो इसका जो साथियों उत्तर हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होवर्ड गार्डनर। इनका पूरा नाम क्या था, होवर्ड गार्डनर था। और इनकी एक पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या, कौन सी पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पूरा नाम लिखें, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक थी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था,
बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया था। कब? 1983 में। कब? 1983 में इस सिद्धांत के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि कई प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का एक समूह होता है। और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। कितनी प्रकार की? शुरुआत में इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। शुरुआत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो विकल्प देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, है ना। तो ये भी हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बाल विकास की। तो जो स्पीयरमैन ने दिया था साथियों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। किसमें? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक 2 प्रकार की बुद्धि को बताया इन्होंने, मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ये बताए थे इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है। मतलब इसमें क्या होता है, सामान्य जो कारक होते हैं वो जन्म से ही पाए जाते हैं, और जो विशिष्ट कारक होते हैं ये अर्जित किए जाते हैं। तो ये स्पीयरमैन ने बताया साथियों। तो उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है आपको, तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होता रहे। हमें भी अच्छा लगता है अगर आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार।